बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, यही रिक्वेस्ट कि ये एक तो वो स्लोगन जो चल ही रहा है हमारा, स्टे होम स्टे सेव, तो फिर साथ ही साथ ये भी अगर स्लोगन में आ जाए कि इबादत भी अब घर में ही कर लो, तो अब जो है कि इबादत के लिए जो जहाँ जहाँ पे हम SOP फॉलो करके डेफिनेटली मस्जिद में जाना जो है वो बेहतर है। लेकिन ये है कि अब ये भी कहा गया है कि वैसे तो ये औरतों के वाले से कहा गया है कि औरत जो है उसका मतलब क्या है, पर्दा। और उसमें ये भी कहा गया है, स्टूडेंट, ये फ़ौरन ही ना नेगेटिव माइंड में नहीं लाना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। हम फ़ौरन कोई बात अगर पहुंचती है ना, तो एक तो होता है यकीन वाला बंदा, वो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है एक अच्छी बात है। एक उसमें से नेगेटिव ही निकाल, कुछ भी बात कर लो ना, बड़ी से बड़ी बात भी करो, उसमें से नेगेटिव ही निकालेगा। अच्छा ये है तो ऐसे क्यों नहीं है, ये है तो उसको कुछ नहीं मिलता। आप नेगेटिव ही निकालते रहेंगे, कभी कुछ नहीं मिलेगा। अगर सुकून नहीं है, अगर आपकी तबीयत शुक्र वाली नहीं है, तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, आपको सुकून आना ही नहीं। तो उसमें क्या कहा जाता है कि अगर आपने, ठीक है, ऊपर आप देखें, जस्तजू करें, अपने से आपसे बेहतर हैं, लेकिन वो जो अपने से नीचे वालों को भी देखें, शुक्र भी अदा करें, उसको भी तो देखें ना। ऊपर ही ऊपर देखते रहते हैं, तो नीचे भी तो देखें, तो अल्लाह ने कितना करम किया हो। तो नीचे देखेंगे तो सुकून आएगा, ऊपर देखें तो ऊपर वाले से हसद ना करें, जले नहीं। तो अब औरतों के हवाले से क्या कहा गया है कि घर में जो पिछला कमरा है, जो है सबसे पीछे जो है, अगर वहाँ इबादत करेंगी तो उसकी फजीलत ज़्यादा है। ये औरतों का मतलब ही पर्दा है, पीछे कमरा। अब आप ये कहेंगे जी फ्रंट, अब कहें ये सर ये क्या बात करें, पीछे जो कमरा है वहाँ पे इसलिए तो आगे वाले कमरे, ये तो ऐसी नेगेटिव ही बातें हैं ना। एक बंदा कह रहा है ठीक है, वो अगर उसके पास नहीं है, अल्लाह के करम से अगर उसके पास एक ही कमरा है, तो वो क्या करेगा कि पहले फ्रंट वाला कमरा के पीछे वाला कमरा। ये तो हमें फजूल बातें हैं ना, जो करी जाए, यहाँ पर नेगेटिव निकाली जाओ कि सर ये क्या बात है, फ्रंट वाले कमरे में फजीलत नहीं। यार मैंने कब कहा है कि फ्रंट वाले में नहीं। बात ये है कि पर्दा है, इसमें दोनों हैं। कोई ऐसे होते हैं जब क्या वाक़या नहीं पता। अब वो प्यारे खलीफों की बात की जा रही कि एक वो ऊंचे इबादत कर रहे हैं और एक खामोशी से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप ऊंचा क्यों कर रहे हैं, कहते हैं मैं ये तरगीब के लिए और शैतान को दौड़ा रहा हूँ। और एक वो कहते हैं आप आहिस्ता क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो अल्लाह ताला जो है वो तो जानता है ना, वो तो मेरे करीब है, तो मुझे तो करना तो नहीं पड़ता। स्टूडेंट, वाक़या इतने ज़्यादा हैं, हमारे ये लेक्चर फिर उसका मसला पड़ जाना है। बड़े बहुत बड़े वाक़यात हैं। तो ये कब पता चलेगा कि जब जो है आप 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, तर्जमे से पढ़ेंगे, और फिर अगर से आगे जो है अगर आप तफसीर की तरफ जाते हैं, हदीसों की शरह मौजूद है, बहुत बड़ी किताबें, बहुत बड़ी किताबें। तो इल्म के लिए करें ना। इल्म का ये भी तो है कि इल्म हासिल कर लिए, अमल ही नहीं आया, तो क्या अल्लाह करम करेगा। अगर नमाज़ें अल्लाह ना करे मुँह पर मारी जाएंगी, तो कौन सी नमाज़ें। वो जो लोगों के साथ होता हूँ, लोग जब मेरे साथ है, मैं नमाज़ें पढ़ी जाता हूँ कि लोगों को पता चल रहा है, वैसे कोई नहीं है तो मेरी नमाज में से पढ़ी नहीं जा रही। हाजी किया जी, वो तो हाजी साहब, वो हाजी साहब कहेंगे तो हाजी साहब भाई तूने अल्लाह के लिए किया कि हाजी साहब लगाने के लिए किया। हाजी अलहाज ये क्या चीज़ें हैं। जब दुनिया में आ गए तो तस्बीह पकड़ी हुई है, अल्लाह हो रहा है, वैसे पता ही कुछ नहीं। लेकिन उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि तस्बीह पकड़ी हुई तो वो ज़ाहिर है इस तरह ही कर रहा है। वो एक होता है ना कि मिनिमम की बात की जाती है कि जी इतना मैंने लाजमी करना है, तो एक तरीका होता है उसके लिए किया जा रहा होता है। वो अगर शो ऑफ नहीं तो ठीक है, उसमें तरगीब भी तो है ना। तो अगर उसमें एक अल्लाह का करम है, अगर किसी ने हज कर लिया है, तो अब अगर वो हाजी साथ अलहाज लगा रहा है, उसमें अगर उसका तकब्बर नहीं है, तो देखो ये भी तो हो सकता है यार उसने हाजी साथ लगाया अलहाज, यार मैं भी ज़रा करूँ, मैं भी, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं भी, तो उसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन अगर शोबाजी है फिर नहीं। दाढ़ी रखी तो दाढ़ी शो के लिए रखी हुई है, किसी ने दाढ़ी इसलिए रखी है, शो के लिए रखी है कि बड़े जी अल्लाह वाले हो गए। एक जो है किसी वो इश्क में रख रहा है, तो वो बातें और होती हैं। लेकिन इसलिए जो है कभी बात को ना पॉजिटिव ले लेना चाहिए, इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए फ़ौरन ही। नेगेटिव लेगा फिर वो उसको सुकून कभी भी नहीं मिलना, वो नेगेटिव ही बैठा रहेगा। एक जो है वो टर्म्स की बातें करी जा रहा है, एक वो कह रहा है उसको रूह मिल जाए, एक वो इल्म इसलिए की जा रहा था कि मैं गैदरिंग के अंदर बहस कर सकूँ कि मैं बड़ा इल्म वाला हूँ। एक जो है वो क्या है, इतने बुजुर्ग ऐसे हैं कि जब भी बहस करते थे ना, तो कहते यार मुझे तो पता ही नहीं, ये बात नहीं यार मुझे नहीं पता, किसी और से पूछो। वो क्या है, क्या उनके पास इल्म नहीं है। उन किसी ने कहा गया कि जी जमात करवा दें,
वो कहते नहीं जमात नहीं मुझे आती, वो शहर ही छोड़ गए, वो दौड़ ही गए। क्या उनको नहीं आता? एक आलिम जो है वो आलिम इस वजह से शहर छोड़ गए कि यार मैं आलिम हूँ तो लोग मेरे से सवाल ही नहीं पूछते। वो शहर ही छोड़ गए, कहते हैं मेरे आलिम होने का फ़ायदा क्या कि मैं किसी को फ़ायदा ना पहुँचा सकूँ। एक ये है वो कोई सवाल नहीं पूछ रहा, शहर छोड़ गए, और एक ये है कि वो सवाल पूछते हैं और फिर शहर छोड़ जाते हैं कि यार मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, मैं इम्तिहान चल रहा है मैं अपना तो। ये मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने हर तरह के लोग बनाए हुए हैं जो शहर छोड़ते हैं, जो मर्तबा लेते हैं, जो आलिम बनते हैं, लोगों को इल्म देते हैं, कोई छोड़ जाते हैं, कहते हैं मुझे पता ही नहीं यार, ये सवाल नहीं मेरे से, यार मुझे नहीं पता, उससे पूछ लो, और कोई बहस लगे हुए करने। तो अब ये जो है हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो लेकिन ये है किसी तरह के हम किसी ग्रुप में तो आए ना, चाहे हम आलिम बने, लोगों की रहनुमाई करें, पॉजिटिव फैलाएं, या हम इस कैफियत में आ जाएं कि ठीक है यार मुझे कुछ नहीं आता और मैं कनेक्शन, अल्लाह बस तुझे ही पता चले, अल्लाह सजदा जो है अल्लाह बस तुझे ही पता चले, किसी को पता ही ना चले। हालांकि हमारे प्यारे मलाइका जो हैं लिख रहे हैं ना, तो लेकिन ये एक नीयत की जाए कि अल्लाह तुझे पता चले, बस पता ही ना किसी को चले, अल्लाह मुझे बस तू चाहिए। तो ये इसके लिए क्या है? तो स्टूडेंट जो है इस पर ज़रा तवज्जो करें, यकीन भी लेके आएँ, माँ बाप की खिदमत करें, टीचरों की खिदमत करें, इज़्ज़त करें, इसी से मिलता है। इज़्ज़त आप करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, फिर ही मिलना है। इज़्ज़त के रिस्पेक्ट के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। वो चाहे आपको मिली जा रहा है, आप गुनाह भी करे जा रहे हैं, आपको जो आपके पास अल्लाह ताला जो दुनिया की जो नेमतें भी दी जा रहा है, तो आप कहेंगे मैं तो गुनाह भी कर रहा हूँ, फिर भी मिलता जा रहा है, और वो बड़ी ढील हो रही है, और जब पकड़ होनी तो पता भी नहीं चलना। और दूसरा जो है, ये ऐसी बात नहीं है कि कई बुज़ुर्ग ऐसे उन्होंने कहा कि जी आप जो है ये बात करते हैं तो आपके तो सोने के बटन लगे हुए हैं, आप खैमे जो खैमों की जो वो मीखें सी होती हैं जिसे खैमे को करते हैं ना, करते हैं ज़मीन में स्टेबल, कहते हैं वो आपकी सोने की है। तो आप क्या बात करते हैं? कहते हैं मैंने वहाँ पे बटन सोने के हैं या मैंने मेखें उधर खेमे की हैं, मैंने ये जो मेखें अपने दिल पे नहीं लगाई हुई। तो वो भी ऐसे हैं। तो उसमें ये नहीं है कि अब आपको बड़ा हो, अगर किसी के पास नेमतें होंगी तब आप कहेंगे वो अल्लाह वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े जो फैसिलिटीज़ में है वो अल्लाह वाला नहीं है, और जो झोंपड़ी में रहता है वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता। वो झोंपड़ी में रहता है उसके तो मसले में सारे इतने ज़्यादा, वो ज़रा सी करेगा तो अल्लाह करम करेगा, ठीक है, वो अल्लाह ताला तो इससे पाक है ना। अब जो कुर्बानी जो है, तो कुर्बानी में क्या हमारा ये गोश्त जा रहा है, और इसमें अभी क्या कहा जाता है कि अपनी कुर्बानी के जानवर इतने फैराओ भी ना, उसको सैर भी ना कराओ। साथ वाले कुर्बानी नहीं कर सके तो उसके बच्चे जो हैं वो हसरत से देखेंगे। तो ये क्या, ये शो ऑफ है। लेकिन अगर आप जो है खुशी में कर रहे हैं कि ठीक है, उसमें दिखावा नहीं, लेकिन आप कर रहे हैं कि ये पुल सरात पे मारे वो ये मुझे गुजारेगा, ठीक है, वो है, उसमें क्या कहा कि अच्छे से अच्छा हो, लेकिन ये शो ऑफ नहीं। आप हज करके उसमें क्या है कि जी हज के लिए साथ वाला जो है हमसाया उसको मसल में साया तो मैं हज पे चला जाऊँ, तो उसमें कितना हमें बात नहीं पड़ी कि माँ की खिदमत करो। तो क्या कहा, तुम माँ की खिदमत करो, तुम्हारा हज यहाँ पे, और हज मबरूर कबूल है। और कई दफ़ा ऐसे वाक़े आते हैं कि एक बंदा गया ही नहीं है, तो कहते हैं वो वहाँ देखते रहे कि जी हाँ मैं तो मुझे देखता रहा, कहते देखता रहा मैं तो हज पे गया ही नहीं, कहते हमने तो उधर देखा। तो वो उसमें ये भी वाक़ आता है कि वो उधर गया ही नहीं, उसका हज कबूल हो गया, और उसके सदके जितने भी हज किए हैं ना उनके हज कबूल हो गए, हज कबूल किसी का नहीं होना था। अब ये देखें, ये वाक़यात हैं। अब आप कहेंगे सर ये एक वैसी ख्याली बातें, बेटा ख्याली बातें नहीं होती, हम उसको यकीन ही उतना नहीं उठा रहे। हम कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, आज के ज़माने में ये मौजूद नहीं होता, कि आज के ज़माने में अगर कोई नेक बंदे मौजूद हैं वो अल्लाह कर रहे हैं तो ये दुनिया चल रही है, नहीं तो क़यामत आनी। अब क़यामत तो अल्लाह करम करे, कोई अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके लिए तो क़यामत ही क़यामत होती है। लेकिन हम पूरी क़यामत की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट जो है ये अल्लाह ताला ने ही हमें निकालना है, तो अल्लाह ताला से ही तौबा इस्तग़फ़ार करें, फिर ही निकलेंगे, और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह ताला करम करे, 5 वक्त की नमाज अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, लेकिन पढ़ें तो सही, कितना मज़ा आता है। वो तर्जुमे से पढ़ें, वो तफसीर अगर अल्लाह हिम्मत दे वो पढ़ें। वो तहज्जुद के टाइम जो है वो कहते हैं बात सीधी निकलती है, तो सीधी निकलती है ना, वो इंशाल्लाह कोशिश तो करें, ऐसा सुकून होता है उस टाइम अगर आप करें, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि इस तरह वो जाके, और अगर माँ बाप जो अगर बुला रहे हैं, अगर आप हमारे पास नमाज का अगर टाइम मौजूद है और अगर माँ बाप बुला रहे हैं तो माँ बाप की तरफ जाना है, ये भी बात है। अगर नमाज का टाइम मौजूद है तो अगर अम्मी अब्बू बुला रहे हैं तो उधर भी जाना है। अगर वो पानी के लिए मांग रहे हैं तो कितने वो सारी रात जो है पानी का गिलास लेके खड़े रहे। तो ये बातें भी हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए पॉजिटिव ही जो कर सकते हैं करें ज़रूर, उस रास्ते पे चलें, उस रास्ते पे चलें। स्पीड स्लो है, आहिस्ता है, जो कुछ ये मोटरवे पे कि किस पे जा रहा है किस पे जा रहा है, लेन मुख्तलिफ हैं, लेकिन रास्ता तो उधर ही हो ना।
चलें तो सही, मोटरवे पे आए तो सही ना, इंशाल्लाह ताला करम करेगा। ठीक है, तो ये बातें जो हैं ये करें और दुआ करें अपने माँ बाप के लिए। सबसे पहले अपने लिए दुआ करें। माँ बाप कोई अपनी दुआ नहीं करता, दूसरों के लिए दुआ करी जाता है कि नहीं अल्लाह उनको दे, तो क्या अल्लाह देता नहीं? अल्लाह को पता नहीं? तो अब ये जो कुर्बानी में कहते हैं कि खून और गोश्त जाता है, वो तो नहीं जाता। क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? ठीक है, ये बातें ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए ये बातें सारी लिखी हुई हैं कुरान पाक में, लिखी हुई तर्जुमे में, तफसीरों में सारी चीज़ें मौजूद हैं। हदीस में हदीस की शरह कर जाते हैं, बहुत बहुत बड़ी किताबें, बहुत बहुत बड़ी किताबें हैं, कोई 10 जिल्दें, 15 जिल्दें, 20 जिल्दों की, और एक थोड़ी कितनी ही है, वो पढ़ें तो सही, पता चलता है। और इसको अमल के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो ये हम चैप्टर नंबर 9 के MCQs को हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट की तरफ से ये भी था कि सर MCQs भी डिस्कस कर लिया करें, तो MCQs डिस्कस कर लें ताकि आपके MCQs की तरफ भी तवज्जो आ जाएगी। क्योंकि नॉर्मली हम टॉपिक वो करते रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करते रहते हैं, कई लॉन्ग क्वेश्चन ही करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करते, तो उसी में से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप MCQs की तरफ भी तवज्जो कर दिया करें। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे तो उसमें MCQs भी साथ साथ ही मैं साथ साथ कर देंगे, या चैप्टर के एंड भी अगर उससे पहले टेस्ट नहीं, लेकिन कोशिश मैं कर लिया करूँगा कि अगर टॉपिक के साथ साथ होते हैं टॉपिक के साथ साथ कर लेंगे, उसे 1-2 टॉपिक करके उसके MCQs कर लिए। शॉर्ट तो मैं साथ साथ ही करा रहा होता हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट जो आपके लेक्चर्स में ही शामिल होते हैं वो मैं करा रहा होता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह करम करे, अपने टॉपिक जो चैप्टर 9 के MCQs को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट हम ये MCQs डिस्कस कर रहे हैं और आपको ये बताया हुआ है कि इसमें कोशिश की, इंशाल्लाह नोट्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे कि इसमें टॉपिक्स पहले होंगे। यानी इसका मतलब है अब हम जो MCQs डिस्कस कर रहे हैं ना, वो टॉपिक कौन सा है? कीवर्ड्स। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक और टॉपिक टेक्स्ट बुक के ही होंगे। टेक्स्ट बुक के टॉपिक अगर कोई एडिशनल बन जाता है तो फिर उसको, अगर जो बोर्ड में आया हुआ है तो उसको हम देख लेंगे। जैसे चैप्टर 8 के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो टेक्स्ट बुक में शामिल नहीं है, लेकिन बोर्ड में एक से ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, इसलिए आपको बताया गया था। तो इसी तरीके से कोई टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड में आ गए हैं, तो अब उसको अगर टेक्स्ट बुक में शामिल नहीं तो हम ये नहीं कह सकते ये बात। अब देखें, अब वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक से ज़्यादा दफ़ा बोर्ड टेक्स्ट बुक में अवेलेबल ही नहीं, अब आप क्या कह सकते हैं कि जी वो, तो इसलिए मेनली तो यही होता है। लेकिन अब ये स्टूडेंट ऐसी बातें हैं, इसको अब क्या डिस्कस करना, ये इस तरह होता है। अब MCQs जो हैं, अब कीवर्ड से रिलेटेड MCQs, अब देखें अगर हेडिंग ये कीवर्ड्स की आ रही है, इसका मतलब है ये MCQs जो हैं कीवर्ड से रिलेटेड हैं। तो अब अगर कीवर्ड आपके टेस्ट के अंदर सिलेबस होगा तो आपने इन्हीं MCQs को देखना है। तो अब आपको ये पूछने की ज़रूरत तो नहीं होगी ना टीचर से कि सर MCQs कहाँ से लेकर कहाँ तक, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से लेकर कहाँ तक, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो वो सारे टॉपिक में ऊपर टॉपिक होंगे, आप आराम से टॉपिक देखें, वो उसको स्टडी करें। अब ये जो है अगला MCQ जो है, प्री डिफाइंड वर्ड्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले से डिफाइन किए लफ्ज़ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं, डेट आर यूज फॉर स्पेशल पर्पसेस इन दी सोर्स प्रोग्राम आर कॉल्ड। अब देखिए मैंने क्या कहा है कि बेटर नॉलेज MCQ का तो ये है, क्वेश्चन ही पढ़ा है और इसी से हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या है। तो अब ये देखिए प्री डिफाइंड वर्ड्स कौन से हैं जो अब उसके स्पेशल मकसद है, उसी मकसद के तहत इस्तेमाल किए जाएंगे और उसका कोई और मकसद नहीं रखा जा सकता। तो क्या है वो? कीवर्ड्स, स्पेशल स्टेटमेंट्स, स्पेशल वर्ड्स, कैरेक्टर्स। तो क्या होगा? ये कीवर्ड्स की बात चल रही है ना। अब क्योंकि अब ये देखें ना, इसका तो चले खैर आपको फ़ायदा है कि MCQs जो हैं वो तो आपको लर्निंग के लिए आपको ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है। तो अब वैसे अगर ज़ाहिर है बोर्ड में इस तरह तो नहीं ना होता कि बोर्ड के पेपर के अंदर जो MCQs आएंगे ऊपर हेडिंग लिखी होगी, तो आपने देखना होगा ना कि ये कौन से हेडिंग से रिलेटेड है। अगर इस तरह हेडिंग ऊपर आ जाए वो तो वैसे ही आपको आसानी हो जाती है कि ये जो टॉपिक जो हेडिंग जो है ना उसी से रिलेटेड MCQ है, तो उसमें उसी की बात ही कोई होनी है। लेकिन यहाँ पे तो हम लर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो है क्या होगा? कीवर्ड्स ही है। फिर अनदर नेम फॉर कीवर्ड इज़, एक और नाम जो कीवर्ड्स जो है उसका कोई और नाम क्या है? क्या जी नाम? तो अब रिजर्व वर्ड, स्पेशल वर्ड्स, ये C था, वो एंटर प्रेस किया तो जिसकी वजह से वो B नीचे आ गया। तो ये असल में वैसे A B, C जो है कमेंट्स है, फिर D जो है रिमार्क्स। तो क्या है ये? कीवर्ड का दूसरा नाम क्या? रिजर्व वर्ड्स। फिर कितने जो हैं वो कीवर्ड्स अवेलेबल हैं C लैंग्वेज में?
32, 60, 90, 31। अब यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा मसला होता है कि जी कीवर्ड 32 हैं कि उसके जो आइडेंटिफायर है उसका नाम कितने कैरेक्टर्स का होता है, तो ये इसको ज़रा ध्यान से किया है, दोनों मिलते जुलते हैं तो ये थोड़ा मसला आ जाता है। कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जी? 32। ठीक है, तो इस हवाले से इसको माइंड में रखते जाएं। फिर कीवर्ड का ही टॉपिक चल रहा है। कांस्टेंट CONST, ये जिस तरह नंबर साइन डिफाइन है इसी तरीके से कांस्टेंट अगर बनाना है तो हम स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में CONST लिख देते हैं। तो अब वो जो अब फिक्रा अजीब सा है कि जी वेरिएबल बनाया है वो कांस्टेंट हो गया। नंबर साइन डिफाइन तो ठीक है, तो लेकिन ये ऐसे ही है। कांस्टेंट बनाने का एक तरीका ये भी होता है कि ये कांस्टेंट जो है, अब कांस्टेंट के लिए CONST लिखना पड़ता है। आगे इंटीजर टाइप अगर कर रहे हैं फिर वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल जो है अब वो देखें फ़िक्रा ऐसे ही है, लेकिन बेटा ऐसे ही है कि वेरिएबल भी है लेकिन उसकी वैल्यू जो है आप यूज़ कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। वो उसके लिए सी लैंग्वेज में CONST लिखना पड़ता है। और ये क्या है? रिजर्व वर्ड्स ही हैं, सारे कीवर्ड्स ही हैं। डबल 32 में ही शामिल हैं। INT कमेंट्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, कंपाइलर डायरेक्टिव्स हैं या रिमार्क्स हैं। तो क्या है ये? रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, तवज्जो करते रहें और टेस्ट के लिए भी आप इसी पे लेक्चर्स पे तवज्जो करते जाएं। तो इसको आप नोट करते जाएं, साथ साथ देखते रहें, आइडिया माइंड में लेते रहें। ठीक है, लेक्चर्स दोबारा देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कीवर्ड। अब ये जो है ये क्वेश्चन आया, तो अब ये क्वेश्चन सिर्फ रीड करके मैं इसका आंसर नहीं निकाल सकता। अब इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि फॉलोइंग कौन सा जो है वो कीवर्ड है। अब इसमें आएंगी नीचे 4 ऑप्शंस। अब 4 ऑप्शन आएंगी, तो अगर तो पहली ऑप्शन ही कीवर्ड आ गया और मुझे पूरा नॉलेज है, इसका मतलब बाकी मैं डबल चेकिंग के लिए कर रहा हूँ लेकिन आंसर पहले आ चुका हुआ है, तो बाकी 3 जो है वो डबल चेकिंग। अगर दूसरा आंसर सही था B, तो इसका B आ गया, बाकी एंड वाले C और D जो है वो डबल चेकिंग के लिए हो रहा है। ठीक है, INT अब ये देख ये आ गया, तो इसमें कौन सा बनता है हमारे पास? मेन कीवर्ड है क्या? printf कीवर्ड है, इंक्लूड कीवर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? INT इंटीजर। अब ये कीवर्ड से रिलेटेड। ए मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर सम डाटा डेट कैन बी चेंज्ड। इसको चेंज किया जा सकता है, कीवर्ड के सेक्शन के अंदर ही टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है। इसको चेंज किया जा सकता है, वो क्या जी? कांस्टेंट, वेरिएबल, नेम्ड कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट चेंज किया जा सकता है। तो ये आसान ही बन रहा है कि ये वेरिएबल ही है, तो ये हमारे पास B ऑप्शन हमें मिल जाती है। उसके बाद अगला, वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन। साथ साथ आपको ये बोर्ड की भी कुछ नॉलेज मिल जाता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरिएबल्स कहाँ बनते हैं? टेम्परेरी स्टोरेज एरिया में बनते हैं। तो अगर टॉपिक अगर कीवर्ड्स के वाले से बात की जाए तो कहाँ बनेंगे ये वेरिएबल्स? ठीक है, रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, USB में। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया किसे कहते हैं? रैम को ही कहते हैं ना। तो ये कहाँ बनते हैं जी? रैम में। फिर हमारे पास विच इज़ ट्रू अबाउट ए वेरिएबल। अब ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे इसका आंसर का नहीं पता चल सकता, मुझे वो देखना ही पड़ेगा। नेम एंड डाटा वैल्यू दोनों बदल सकते हैं, तो अब वैल्यू तो बदल जाएगी, वेरिएबल का नाम क्या है वो तो नहीं बदला। एक दफ़ा जो वेरिएबल बना लिया उसी को यूज़ करेंगे, नाम कैसे बदलेगा? नेम बदल सकते हैं, डाटा वैल्यू नहीं बदल सकते। तो ज़ाहिर है नेम, एक दफ़ा जब वेरिएबल बना लिया नाम तो वही रहेगा ना, वैल्यू चेंज होएगी। फिर नेम कैन नॉट चेंज, नेम नहीं बदल सकता, वैल्यू बदल सकती है। हाँ ये तो ठीक है, नेम तो वही रहेगा, डाटा टाइप भी नहीं बदली जा सकती, वैल्यू बदली जा सकती है। फिर नेम और डाटा वैल्यू दोनों नहीं बदले जा सकते, तो क्या जवाब आएगा? ये C बन रहा है, C आंसर। फिर C इज़ ए स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। अब ये क्या है? स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज होता है कि आप जब वेरिएबल बनाएंगे तो उसकी टाइप पहले बतानी है, वेरिएबल पहले बनाना है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल बनाए बगैर यूज़ नहीं कर सकते, यानी ये नहीं है कि वैल्यू स्टोर कर दें तो एनवायरनमेंट खुद ही वेरिएबल बना लेगा, ऐसा नहीं है। तो आपको जो है
वेरिएबल पहले डिक्लेयर बनाना पड़ता है। एवरी प्रोग्राम मस्ट बी कंपाइल्ड बिफोर एग्जीक्यूशन। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज के वाले से बात की जा रही है, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे तो ये ठीक है, कंपाइल पहले करना होता है एवरी, लेकिन हम सिर्फ स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड, ठीक है, यही है ना आंसर। एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज़ बीइंग यूज। वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, फिर ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब ही यही है। दी वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑल्सो डिफाइंस दी वेरिएबल, ठीक है जी। वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है सी लैंग्वेज का जितना लेवल है हमारा, उसमें डिक्लेयर की स्टेटमेंट जो है डिफाइन की स्टेटमेंट ही होती है। लेकिन स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या है, ठीक है। सफिशिएंट डाटा टाइप्स आर अवेलेबल टू मैनिपुलेट डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है, ये हमारे पास है। लेकिन आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास बी ऑप्शन ही है। तो इस तरीके से अब अभी कीवर्ड्स जो है, क्योंकि कीवर्ड्स के आगे वो डिक्लेयरिंग, डिफाइनिंग, इनिशियलाइजिंग है ना, ठीक है। तो इस हवाले से ये बातें की जा रही हैं, उसके अंदर ही है, टेक्स्ट बुक के हवाले से हम बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल। डिक्लेयर वेरिएबल के लिए क्या होता है, पहले आप उसकी टाइप बताते हैं वेरिएबल की, फिर वेरिएबल का नाम बताते हैं और आखिर में सेमीकोलन लगा देते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। अब क्या है, लेकिन ये तो वो मैंने वो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा जी, क्या रिक्वायर है, कीवर्ड रिक्वायर है वेरिएबल बनाने के लिए, वेरिएबल नाम वो रिक्वायर है, डाटा टाइप रिक्वायर है कि वेरिएबल का नाम भी और उसकी टाइप भी रिक्वायर है। कीवर्ड तो ज़ाहिर है हो ही नहीं सकता, वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम ठीक है, डाटा टाइप, लेकिन ये इसमें फिर हम मैक्सिमम जो हमारे पास जो बेटर पॉसिबिलिटी है वो हम करेंगे, वेरिएबल का नाम भी बताते हैं और डाटा टाइप। इसे वेरिएबल का नाम बताने से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हो जाएगा ना, वेरिएबल की टाइप, डाटा टाइप बताने से वेरिएबल बनेगा, बल्कि नाम भी बताना है और टाइप भी बतानी है। तो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेपरेट ईच वेरिएबल वाइल डिक्लेयरिंग मोर देन वन वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट। एक ही स्टेटमेंट में जब एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या सिंबल यूज़ करते हैं टू सेपरेट ईच वेरिएबल। हर वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए आप कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं अगर एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने हैं, क्या यूज़ करते हैं, कॉमास, कॉलन्स, पाइप साइन, सेमीकोलन्स, तो आप कॉमा यूज़ करते हैं, तो ये आप एक से ज़्यादा वेरिएबल एक ही स्टेटमेंट में बना सकते हैं। अब ये वो आ रहा है कि विच इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। अब कौन सी फॉलोइंग ऑप्शन में से जो वैलिड स्टेटमेंट है जिसकी यूज़ करते हुए आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो डिक्लेयर के लिए क्या होता है, वेरिएबल की टाइप बतानी और नाम बताना है, ठीक है। तो ये माइंड हमारे माइंड में ये आंसर आ गया। अब चार ऑप्शंस में से हम देखते हैं। पहले वेरिएबल की टाइप बतानी है, किस टाइप का डाटा स्टोर करना है, फिर उसका नाम बताना है और आखिर में सेमीकोलन आएगा। तो अब ये INT मार्क्स, ठीक है, INT ABC 3 वेरिएबल बन गए, ये एवरेज, टाइप, डबल। अब क्या है इसके, ये सारी ही ऑप्शंस ठीक है। ये एक वेरिएबल बनाया, इसकी टाइप इंटीजर है। ABC 3 वेरिएबल्स बनाए, तीनों की टाइप इंटीजर है। एवरेज टाइप का वेरिएबल का नाम है और इसकी टाइप क्या है, डबल, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इस तरीके से कीवर्ड्स ही है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर कीवर्ड का टॉपिक के अंदर मज़ीद टॉपिक्स आ रहे हैं, हेडिंग्स तो वही है ना, ठीक है। विच इज़ नॉट ए रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। अब ये वेरिएबल का नाम जो हम रखते हैं, तो ये जो चार ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा उसका रूल नहीं है, वेरिएबल का नाम रखते हुए जो डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। तो ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऐसा रूल है जो वेरिएबल के नाम रखते हुए इस बात का हमें ख्याल नहीं करना पड़ता, ये रूल नहीं है। यूज़ ए डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर द वेरिएबल, कि जो वेरिएबल का जो नाम है वो नाम को रीड करते ही हमें उसके काम का भी पता चल जाए। तो ये रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में था ये कि जब वेरिएबल का नाम रखा जाए तो उसका नाम जो है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, नाम से पता चल जाए किस किस्म का काम। ये उस रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में था, शायद नहीं था मेरा। स्टार्ट द नेम ऑफ द वेरिएबल विद अ लेटर, वेरिएबल का नाम जो है वो लेटर से स्टार्ट होता है, ये रूल है।
यूज़ नथिंग बट लेटर, वेरिएबल के नाम में लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। ABCD 1 2 3 4 और अंडरस्कोर, बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स कोई नहीं। ठीक है, ये सही है। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, वेरिएबल के नाम में स्पेसेस नहीं है। ठीक है, ये भी रूल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहली ऑप्शन यूज़ है डिस्क्रिप्टिव। वैसे तो जो बेटर लॉजिक जो है प्रोग्राम का वो यही है कि वेरिएबल के नाम के अंदर जो है, वेरिएबल का नाम जब रीड किया जाए ना उससे पता, क्योंकि वेरिएबल के नाम की लेंथ, आइडेंटिफायर का नाम या वेरिएबल के नाम की लेंथ कितनी होती है 31। तो 31 कैरेक्टर्स क्या वेरिएबल का नाम ऐसा रखा जाए जिससे उसका काम का पता चल जाए? ऐसे हो नहीं सकता, हो सकता है। ठीक है, कट कॉपी की फैसिलिटी भी तो होती है ना, वेरिएबल का नाम कॉपी करके दोबारा लिख सकते हैं हम। तो इसलिए बेटर लॉजिक में तो ये, लेकिन ये रूल नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन हमारे पास ए आएगी। अब वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम कैन नॉट कंटेन, अब ये सिर्फ क्वेश्चन रीड करके इसकी आंसर हम नहीं गेट कर सकते। अब वो कह रहा है ना कि फॉलोइंग 4 ऑप्शन में से जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट नेम, वेरिएबल के नाम में, कांस्टेंट के नाम में, फॉलोइंग 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मौजूद नहीं है, उसमें ये नहीं हो सकती। तो ये मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करके नहीं बता सकता, ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। और ये 16-19 में बोर्ड में आया हुआ। अब मुझे देखना पड़ेगा क्या नंबर जो है वेरिएबल का नाम में, कांस्टेंट का नाम में नहीं हो सकता? हो सकता है। अंडरस्कोर नहीं हो सकता। लेटर, पीरियड, ये डॉट, फुल स्टॉप, तो वेरिएबल के नाम में फुल स्टॉप होता है। ये देखें, उसमें तो क्या था, लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर। कांस्टेंट के नाम में नहीं, कांस्टेंट का नाम वो क्या है, वो भी तो आइडेंटिफायर ही है ना। तो इसका आंसर क्या है कि फुल स्टॉप नहीं हो सकता, पीरियड नहीं हो सकता। आंसर डी ऑप्शन। अ वेरिएबल कैन नॉट, नेम कैन नॉट बिगिन विद, किस लेटर से वेरिएबल का नाम शुरू नहीं हो सकता? किस से? डिजिट से। ठीक है, अगर तो मेरे पास इसका पास नॉलेज है तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, ये इतना रीड करके। नंबर नहीं हो सकता, अंडरस्कोर, अपर केस, लोअर केस, तो अब इसमें क्या है, नंबर मुझे पता है, वो नहीं हो सकता। अंडरस्कोर जो है हो सकता है, लेकिन वो क्या कहा, हमने पढ़ा था ना कि रिकमेंडेड नहीं है कि अंडरस्कोर से आप शुरू ना करें। क्योंकि ये क्यों ना शुरू करें, ये भी बताया था कि इसके जो प्री डिफाइंड, जो पहले से जो कॉन्स्टेंट जो बने हुए हैं, जो सिस्टम यूज़ कर रहा था, वो नॉर्मली अंडरस्कोर से शुरू कर रहा होता है। अपर केस, लोअर केस, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन इसका आंसर है। कीवर्ड ही चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज एज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एनी वेरिएबल नेम, फॉलोइंग कैरेक्टर में से कौन सा ऐसे जो फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? 3, X, A, Z, तो हमने क्या वो बात की, नंबर और डिजिट की बात की थी ना। तो इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो 3 ही है, डिजिट है ना, तो इससे स्टार्ट नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वेरिएबल नेम्स, अब ये भी मुझे इस क्वेश्चन रीड करके नहीं पता चल सकता, मुझे ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी कि कौन सी जो फॉलोइंग जो है वो वैलिड नाम है। 4 ऑप्शन में से बाकी जो है इनवैलिड होंगे। लॉन्ग, तो अब नॉर्मली ये इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, वो सिर्फ कीवर्ड ही रहेगा। कीवर्ड का टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो लिस्ट है, वो लिस्ट हमारे माइंड में 32 कीवर्ड्स है ना, तो वो हमारे माइंड में होगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लॉन्ग रिजर्व वर्ड है, ठीक है, इंटीजर तो रिजर्व वर्ड ही नहीं है, लॉन्ग की बात आ रही है। INT, शॉर्ट, इसमें से कौन सा वैलिड है? इनवैलिड है नहीं, वैलिड है। लॉन्ग तो रख नहीं सकते नाम, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। इंटीजर वो INT है, इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर जो है ये वेरिएबल का नाम रखा जा सकता है। अब वो क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम कितनी है, ये तो हमें क्वेश्चन रीड करने से ही पता चल सकता है। ये बोर्ड में ये आया भी हुआ, ठीक है। इस हवाले से कोशिश डेफिनेटली नोट्स में ये की जाती है कि पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएं। तो इस तरीके से अब आप ये करते जाएंगे तो स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला किसी किस्म के प्रॉब्लम नहीं होंगे। नोट्स अब आएंगे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर अभी नोट्स नहीं है तो इसलिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं, और ये आगे भी हम ये कर भी लिया करेंगे, ठीक है, टॉपिक के साथ साथ कर लिया करेंगे ताकि इस तरीके से ज़रा MCQs की तरफ भी तवज्जो हो जाती है। तो ये हम कर लेंगे। आप तो रिलैक्स मोड में इसको देख ही रहे हैं ना, बाकी तो आप क्योंकि हेडिंग्स भी लगी हुई हैं तो आप खुद ही देख भी सकेंगे जब नोट्स के ऊपर हेडिंग है। अब कीवर्ड का टॉपिक है वही चल रहा है,
अगर कीवर्ड आपके टेस्ट में आएगा तो इसका मतलब है यही MCQs आपने तैयार करने हैं। मैक्सिमम लेंथ कितनी है हमें पता है जी, कितनी है जी 31 है। 25 करेक्टर्स 255 31 55 तो 31 करेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग इनिशियल वैल्यू टू ए वेरिएबल, कि आप इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल को बता दें एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, साथ ही इसकी स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू भी बता दें, तो उसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजिंग ही कहते हैं ना। इनिशियल वैल्यू बताना वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर टॉपिक हमें क्लियर है तो इसका आंसर हमें माइंड में फ़ौरन आ जाएगा। फिर डबल चेकिंग के लिए हम यूज़ कर लेंगे असाइनिंग, इनिशियलाइजिंग, नेमिंग, एग्जीक्यूटिंग। तो क्या है ये इनिशियलाइजिंग ही है ना, वो तो वैसे भी है क्वेश्चन से। कई चालाक स्टूडेंट जो होते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चन में से ही आंसर निकल जाते हैं, वो इनिशियलाइजिंग ही होगा, ठीक है। ठीक है, ये भी अल्लाह ने एक कोई किसी को एबिलिटी दी होती है, लेकिन कई दफ़ा सिर्फ चालाकियों से नहीं होता, नॉलेज भी चाहिए होता है। तो इसका आंसर जो है बी ही है। उसके बाद विच इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है, साथ ही इनिशियलाइज भी कर देना है। तो फॉलोइंग 4 ऑप्शन में से कौन सी जो है वो वैलिड स्टेटमेंट है। तो ये तो अब स्टेटमेंट देखनी ही पड़ेगी, ये सिर्फ क्वेश्चन रीड करके इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। INT A = 10, ठीक है। INT A = 10 वेरिएबल बनाया है, डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, वैल्यू 10 रखवा दी, ठीक है, ये सही है। अब ये A वेरिएबल बनाया किस टाइप का, इंटीजर है, 5 रखवा दिए। B उसकी टाइप क्या, वो भी इंटीजर ही है, 500 रखवा दिए, ये भी ठीक ही है। फिर आपने करैक्टर टाइप का वेरिएबल ग्रेड, और इसमें जब इनिशियलाइज करना होता है कोई सिंगल कोड लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये आप इस तरह डायरेक्शन कर दें या वर्ड की तरह कर लें तो ये एरर नहीं है। तो ये भी ठीक है, ये सारी ठीक ही हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसकी ऑप्शन होगी। उसके बाद अब इसमें से कौन सी जो वैलिड नहीं है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की, जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सी वैलिड नहीं है, अब फिर देखना पड़ेगा ना। INT = 100, ये क्या चीज़ है। आप INT के बाद वेरिएबल का नाम तो आया ही नहीं है, फिर करना था। लॉन्ग पॉपुलेशन = ये 1,50,000, ये फिर ये वैलिड नहीं है, जो नॉट वैलिड, ठीक है, ये सही है। वेरिएबल की टाइप है, उसका नाम है, वैल्यू रखवा दें। ये करैक्टर टाइप जो है, ठीक है, ये आपने बनाया है। और ये जो है ये स्टूडेंट ये डिटेल में तो चैप्टर 14 में है। ये जब हमने कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स लिखने हो तो उसमें मैंने इसका साइज़ नहीं बताया, तो ऑटोमेटिक वहाँ से डिटेक्ट कर लेता है। तो जब करैक्टर टाइप जो है एक से ज़्यादा आपने स्टोर कराने होते हैं तो डबल कोट्स में लिखते हैं, तो ये वैलिड है, सही है। कांस्टेंट मैंने को बताया कांस्टेंट बनाने का तरीका, INT A तो लिखा ही लिखा है। अब अभी कांस्टेंट, अब ये देखें ना, वैसे फ़िक्रों के वाले से वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 50 आप यूज़ कर सकते हैं। अब वेरिएबल A की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अब दोनों देखें, कांस्टेंट नहीं लिखते तो फिर क्या बनता है, वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब ये है एक वेरिएबल है जो कांस्टेंट है। अब फ़िक्रे तो ऐसे ही हैं, लेकिन मतलब ये है कि कांस्टेंट बनाया जा सकता है। इसमें पहली ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है वो अब करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये देखें ना, अभी कांस्टेंट का टॉपिक आ गया। इसका मतलब है कि अगर आपके टेस्ट में कीवर्ड तक शामिल है तो अब ये जो कांस्टेंट MCQs ये उसमें शामिल नहीं होने, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको फ़ायदा होगा कि ये नोट्स इंशाल्लाह ताला जो मिलेंगे उसमें ऊपर हेडिंग्स ही होंगी। लॉन्ग क्वेश्चन ये हेडिंग है, उसके अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, हेडिंग है उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs हैं, हेडिंग में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने MCQs हैं, एक हैं, एक से ज़्यादा हैं। अब कांस्टेंट है, इसका मतलब है अगर कीवर्ड था तो पीछे तक ये, अब ये कांस्टेंट उसमें शामिल नहीं होगा, ठीक। तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा। तो टीचर से ऐसा जो है पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जो है वो जो सिलेबस बताया जाएगा तो उससे रिलेटेड लॉन्ग शॉर्ट MCQs कर लेंगे। तो अब कांस्टेंट के वाले से इसके देखते हैं। आप देखें वो तो आपको इस नोट्स में लेक्चर्स में दिया जा रहा है, वैसे थोड़ी पता चलता है कि ये MCQ जो है कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। अब क्योंकि टॉपिक ऊपर आ रहा है तो हमारे माइंड में जा ही रहा है कि कांस्टेंट का ही टॉपिक है। ए मेमोरी लोकेशन विद सम डाटा डेट कैन नॉट बी चेंज इज कॉल्ड, तो वो तो टॉपिक ये कांस्टेंट ही बनता है।
वो तो आपको यहाँ एडवांटेज दिया जा रहा है, वैसे तो नहीं आपको बोर्ड में टेस्ट में ये बताया जाता कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये MCQ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो हमें एडवांटेज थोड़ा सा हो रहा है। कांस्टेंट ही इसका आंसर है, कांस्टेंट वेरिएबल कीबोर्ड और एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जवाब है कांस्टेंट ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट डेफिनेशन इज़ करेक्ट। अब करेक्ट के साथ वो लॉजिकली भी वर्ड, इसका मतलब है कि ये बेहतर है जो होना चाहिए। तो ज़रा इसको ज़रा टेक्निकली देखना पड़ेगा। अब क्या है जी, कांस्टेंट, कॉमा किधर आ गया, अच्छा कॉमा होता है वैल्यू में जब आप इसको इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। इंटीजर जो है आपने लेंथ और इसमें 7.3 रखवा दिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है 7.3, तो इंटीजर में तो डेसिमल पॉइंट नहीं होता। फिर ये आपने कर दिया, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये कॉस्ट वेरिएबल का नाम है, ये फिर ये रुपीज़ कहाँ आता है बीच में, ये डॉट डॉट तो आते ही नहीं। अब ये जब आप करते हैं ये 65, अब ये इसमें सोचने वाली बात हो रही है कि क्या करें। अच्छा अब यहाँ पे सपोज करते हैं कहते हैं कि जी हमें नहीं पता चल रहा, ठीक है, ये आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ, वो तो इल्म तो अल्लाह के पास ही है, ठीक है। अब ये नहीं कि सर को पता नहीं चल रहा, सर और कर रहे हैं, अल्लाह करम करे, ठीक है। अब उसमें अगर सपोज करते हैं ये हमें इसका आंसर नहीं पता चला, तो मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम क्रिटिकल में क्या होता है, फिर हम माइनस करना शुरू करते हैं कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, फिर जो बाकी बात जाता है उस पर गौर करते हैं। अब आप देखें ये कॉमा तो नहीं होता ना वेरिएबल वैल्यू में, ये ए निकल गया, फिर ये रुपीज़ और ये फुल स्टॉप तो नहीं होता, ठीक है, इससे तो नहीं कर, ये निकल गया, ये दो निकल गए ना, छोड़ दो इसको। अब ये और साथ एक लफ्ज़ लॉजिकली भी इस्तेमाल किया गया है। अब ये दो तो निकल गए, इसको तो निकाल दो ना, अब बी और डी रह गए, और बी और डी में इंटीजर टाइप वेरिएबल बना रहे हैं, इंटीजर टाइप वेरिएबल बना के 7.3 स्टोर करवा रहे हैं, तो लॉजिकली भी बात हो रही है। तो इंटीजर टाइप वेरिएबल उसमें डेसिमल पॉइंट तो होता ही नहीं है, तो ये दो निकाला। अब वो कह रहा है कि कौन सा सही, ये दो निकाला, तो ये इस पर भी हमें डाउट आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं हम। इंटीजर टाइप वेरिएबल है, उसमें 7.3 लिखवाई है, तो 7 होना चाहिए था। तो अब ये क्या चीज़ है। अब आप कहेंगे सर 65 को जब हम 12 पे डिवाइड करते हैं तो इसका जवाब किस में आ जाता है। अब मैथ की बात की जाए तो सर मैथ में तो इसका जवाब भी डेसिमल पॉइंट में आता है, लेकिन ये सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। 65 डिवाइड बाई 12 जो है ये इंटीजर डिवीजन है, डॉट में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इंटीजर डिवीजन है, डॉट जब लगा के 0 आप लगाते हैं वहीं पर प्रोसेस रुक जाएगा, विदाउट डेसिमल पॉइंट आंसर आएगा। ये पूरा एग्जैक्टली डॉट में नहीं जाके 0 नहीं लेके जाना, तो ये इसका आंसर जो है कोई एक इंटीजर वैल्यू होगी विदाउट डेसिमल पॉइंट। सी लैंग्वेज की बात हो रही, जब आप डिवाइड करते हैं 65.0 होता तो फिर वो बात और थी। ये 65 डिवाइड बाई 12 है, इंटीजर डिवीजन है, तो इसका जवाब इंटीजर होगा, डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। तो ये वो है जो वैलिड है। लॉजिकली भी बात हो रही है ना, वो तो सी लैंग्वेज तो इग्नोर कर देता है, तो ये तो दो वैसे निकले। ये अगर हम ये सी इसमें एरर नहीं देना था उसने, लेकिन ये लॉजिकली बात हो रही, तो इसका जवाब क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इसमें ज़रा लॉजिकली वर्ड आ जाता है, फिर उसका मतलब है सिंटेक्स के वाले से लॉजिकली भी देख रहे होते हैं। अब वैलिड करेक्टर कांस्टेंट, तो करेक्टर कांस्टेंट किस में होता है, सिंगल कोड में होता है ना। तो अब जो है सिंगल कोड में जो आया उस पर हम तवज्जो करेंगे, बाकी को छोड़ते जाएंगे। ये सिंगल कोड है ही नहीं, छोड़ दिया, डबल कोड्स है, छोड़ दिया। अब ये सिंगल बेशक 6 है, ठीक है, कुछ भी हो, अब ये डबल कोड्स है तो छोड़ते जाएंगे, तो आंसर क्या बना, सिंगल कोड ही होता है ना, करेक्टर कांस्टेंट सिंगल कोड में ही होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस हवाले से ये हम करते जाएंगे। अब आगे जो है कांस्टेंट ही टॉपिक चल रहा है, कैन बी यूज एज ए करेक्टर कांस्टेंट, ऑप्शन चॉइस डिफरेंट है, ठीक है, सिमिलर है लेकिन ज़ाहिर है इस तरह। अब करेक्टर जो है वो करेक्टर कांस्टेंट पे लिख सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं, स्पेशल करेक्टर, ऑल ऑफ दीज। करेक्टर कांस्टेंट के तौर पर क्या लिख सकते हैं कि करेक्टर लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं, तो कुछ भी लिख दें, सिंगल कोड में जो मर्जी लिखें, तो क्या आंसर आएगा, डी।
करेक्टर कांस्टेंट वो वही है, मुख्तलिफ स्टाइल में पूछा जा रहा है। करेक्टर कांस्टेंट किसके अंदर अंदर आप लिखते हैं? सिंगल कोड के अंदर, सिंगल कोड के अंदर लिखते हैं। तो ये जो है सिंगल कोड, कोटेशन मार्क्स डबल, ये नहीं होना। सिंगल कोड इस तरह लिखें या लिखें, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, टाइपिंग के वाले से इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स्ट बुक में मिलता है, नोट्स में लिखता है, आता है आपके पास, तो ये कोई प्रॉब्लम ना डालते रहना कि ये इस तरह लिखते हैं सिंगल कोड में, इस तरह एक ही तरफ डायरेक्शन है, दो इस तरफ है, तो कोई ऐसा मसला नहीं हो। तो ये इसका जवाब बनेगा हमारे पास। एक्सक्लेमेशन जो निशान है उसके दरमियान तो नहीं होता ना, नंबर साइन के दरमियान नहीं होता, तो ये इसका ऑप्शन बी मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है ये इतने ही हम इसको करते हैं। MCQs आगे अभी मज़ीद हैं, तो इसको हम देखते जाएंगे। टॉपिक जो है कांस्टेंट का यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अब ये स्टूडेंट इसी तरीके से आप इस पर तवज्जो देते करते जाएँ, और आपका पेपर जो है, जो भी आप टेस्ट अटैम्प्ट करते जा रहे हैं, नोट्स आ जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन MCQs जो है वो आगे भी मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करता रहूँगा। अब चैप्टर 9 था, तो चैप्टर 9 के एंड पे डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह ताला आगे जो है चैप्टर 10 में जो टॉपिक कुछ हो जाएंगे तो उसके MCQs में साथ साथ ही शामिल करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से आपकी जो है ये स्टडीज़ होती रहेगी। तो स्टूडेंट जो है अच्छे तरीके से तैयारी करें, और अब आपके जो लेक्चर्स हैं उसमें आपके कमेंट्स इन मार्क्स को ज़हन में रखते हुए इन लेक्चर्स को इम्प्रूव भी किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी आपसे मुलाकात रहेगी। अपना ख़ास ख्याल रखें, ठीक है, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।